अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। नाज़रीन, इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश तस्नीम मुलाकात। तस्नीम मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नईम रब्बानी साहब। जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के आप इस वक्त सेक्रेटरी हैं। तमाम खिदमात सर अंजाम आप देते रहे हैं, चाहे मिली हो चाहे समाजी हो। इनसे हम तमाम उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, वो सवालात जो कहीं ना कहीं आपके भी हैं, उनके जवाबात हम इनसे तलब करेंगे। इस्तकबाल है सर आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बहुत बड़ी बात जो खुलकर सामने आ रही है कि यकसा सिविल कोड की बात की जा रही है, कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। टारगेट कहीं ना कहीं ऐसा बनाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इससे तकलीफ होगी, बाकी जमातें इससे मुस्तरद रहेंगी। आपका क्या मानना है? हिंदुस्तान जो है एक बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता है जी और हम ये चाहते हैं और इस देश का अमन पसंद नागरिक भी ये चाहता है कि ये गुलदस्ता बरकरार रहे। कुछ लोग हैं जो इस गुलदस्ते के अंदर सिर्फ एक ही फूल को रखना चाहते हैं जो किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस देश की रिवायत जो हैं बड़ी गहरी हैं और बकौल स्वामी विवेकानंद के कि उन्होंने जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था उस ज़माने के अंदर, तो उससे भी हमारी दिलों की जो वसअत है, जो दिलों की गहराइयाँ हैं, उससे मालूम चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके दिलों में कितनी वसअतें थी। अभी जो मौजूद सरकार है, जो उनका एजेंडा है, वो इसको एक ख़ास तबके के ऊपर थोपना चाहते हैं जिसके ज़रिए से वो अपने एजेंडे को पूरा कर सके। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो इस देश के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो किसी भी हालत में फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले तो ये कि ये किन के ऊपर लागू होता है। मुसलमानों का जो तलाक़ का सिस्टम है, जो विरासत का सिस्टम है, जो ले पालक कानून है और उसके अलावा तलाक़ शुदा औरत को जो भरण पोषण देने का मामला है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर ये कानून लागू होता है। मुसलमानों के पास एक ख़ुद की उनकी शरीयत मौजूद है जो क़यामत तक के लिए है, उसमें किसी हाल में भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो इस शरीयत से हम ये समझते हैं कि शरीयत से खिलवाड़ करने की एक कोशिश इस सरकार की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और वो किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को परेशान करने का नित नए रोज़ कुछ न कुछ चीज़ें लेकर के आती रहती हैं। ले पालक कानून की बात करें तो कुरान इस बारे में साफ उसका आदेश है, ऑर्डर्स हैं उसके मौजूद हैं कि जिसने गोद में बच्चे को लिया है वो उसका असली वारिस नहीं हो सकता। उसके जो माँ बाप हैं वही उसके वारिस होंगे। तलाक़ की बात करें, तलाक़ के मामले में पूरा सरहद के साथ कुरान मजीद में मौजूद है। तलाक़ के बाद में आप विरासत की बात करें तो पूरा कानून मौजूद है। बल्कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस्लाम के जो विरासत का कानून है, इसको पंडित नेहरू की जो सरकार थी उस ज़माने में, नेहरू जी की सरकार ने उसको अडोप्ट किया था। वरना हिंदुस्तान के अंदर विरासत की जो तकसीम है वो बच्चों में हुआ करती थी, लड़कियों में उनको मिला ही नहीं करता था। तो ये पंडित नेहरू जी ने अपने ज़माने के अंदर इस्लामी विरासत से इसको लिया और उसके बाद में ये हिंदू विरासत के अंदर भी लड़कियों को हक मिलने लगा। जबकि मुसलमानों में तो इससे 1400 साल पहले से अल्लाह के रसूल की जो शरीयत है वो उससे कानून से उनको विरासत का हक मिल रहा है। अब उसका एक सारा सिस्टम मौजूद है और मुझे लगता है कि इस सिस्टम से छेड़खानी करना वो किसी भी हालत में इस देश के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और इस देश के अवाम के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप राजस्थान की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस के लोग हैं जिनके अंदर उनके खुद के कस्टम्स मौजूद हैं। यहाँ एक मिनिस्टर मौजूद हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं, महेंद्र सिंह जी मालवीय। उन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर हमारा जो आदिवासी कल्चर है उसके अंदर ये जायज़ है। मिज़ोरम की बात करें आप, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के अंदर तो मामू जो है वो भांजे से शादी करता है और उसको बड़ा मुकद्दस समझा जाता है वहाँ पर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश के अंदर। जो मैंने आपसे कहा कि फूलों का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में बहुत सारे हज़ारों किस्म के फूल मौजूद हैं जिनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि ये कोशिश इस देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बुलडोज़र से नईम साहब कार्रवाई की जा रही है, चाहे आप खरगोन की बात करें, आनंद गुजरात की, जहांगीरपुरी की, फ़िलहाल शाहीन बाग टारगेट हैं। तो ये जो टारगेट लगातार बुलडोज़र से किया जा रहा है, चाहे अपराध, चाहे जुर्म, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली तो बुलडोज़र, आपका नाम किसी एफआईआर में आ जाता है तो बुलडोज़र। इस कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में रोक लगाई थी, उसके बाद भी बुलडोज़र चल चुके थे। देखिए, किसी भी
देश की जो सरकार है उसके ऊपर ये बात लाजिम आती है कि वो हक़ और इंसाफ के साथ में फ़ैसला करे। जुल्म के साथ जो सरकारें चला करती हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा करती। ये पूरी दुनिया का इतिहास भी इस बात को बताता है और हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, स्टडी भी की है हिस्ट्री को अगर हम जानते हैं तो ये बात मालूम है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ऊपर जो सरकारें होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिका करती। ये इन सरकारों को भी समझना चाहिए कि आप मुलजिम को मुजरिम बना करके और उसके घर पर बुलडोज़र चला रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि खरगोन के अंदर जो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकानात थे उनको तहस नहस कर दिया गया, उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, जबकि वो तो मकान गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर गवर्नमेंट के लिए कानून और कायदों के हिसाब से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके हिसाब से बने हुए मकानात थे, उनको भी तोड़ दिया गया। तो ये देश जो है वो बुलडोज़र कानून से नहीं चल सकता और न चलना चाहिए। ये जो नीतियाँ गुजरात में हुई हों, खरगोन में या यूपी के अंदर चल रहा है या दिल्ली के अंदर जो हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हमें इस बात से ज़रूर हिम्मत मिलती है कि कोर्ट का जो आदेश आया था वो भी बहुत सही वक्त के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आया और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक भी लगाई। और ये इस बात के लिए भी उन पुलिसकर्मियों को भी और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग थे उनको भी जिम्मेदार ठहराया कि ये देश में बुलडोज़र कानून नहीं चलना चाहिए। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और जो सरकारें हैं उनको भी इस बात से आगाह करते हैं कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का सहारा न लें, वरना ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। श्रीलंका में बहुत बुरे हालात इस वक्त बन चुके हैं। धर्म की राजनीति खेली जा रही थी, मुल्क की तरक्की के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तबके का ऐसा मानना है, आप इस पर क्या मानते हैं? श्रीलंका की अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ की सरकार जो महिंद्रा राजपक्षे की जो सरकार थी उसने ख़ास बुद्धिज़्म के लोगों को और जो मॉन्क्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी एक काबीना बनाई और उनको ये बात कही कि आपके हिसाब से इस देश को चलाया जाएगा। उनके दिमागों के अंदर ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए नफ़रत भरी हुई थी और ये कहा गया कि ये जो 10% और 12% मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं ये तुम्हें आने वाले वक्त के अंदर खा जाएंगे, तुम्हारी सारी चीज़ों को ये हड़प कर लेंगे। ये इस तरह का माहौल वहाँ फिल्माया गया और लोगों की एक स्क्रिप्ट तैयार की गई पूरी एक ख़ास समुदाय के लिए, ताकि वो लोग जो हैं उस सरकार के ऊपर हावी हो सकें। और उसका नतीजा हमने देखा कि कितने बदतरीन दौर से वो श्रीलंका गुजरा और मुझे लगता है कि उसको संभलने में भी बहुत बरसा बरस की ज़रूरत होगी। इसी तरह की चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर भी अपनाई जा रही हैं कि ख़ास जो तबका है उसके लिए इस तरह का डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी आबादी को डराया जा रहा है कि लोग तुम्हारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे। जबकि यहाँ सब कुछ जो सिस्टम्स हैं वो एक बड़ी जो बहुसंख्यक आबादी है उसके पास में है और माइनॉरिटी के लेवल पर उनके क्या हालात हैं वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से इन बातों को बताती है और उसके बाद भी जो रंगनाथ मिश्रा इनकी कमेटी आई है वो रिपोर्ट्स भी सारी मौजूद हैं। तो इन सरकारों को जो बर्मा का अगर आप मामला देखें, श्रीलंका का देखें, तो इन लोगों ने फितरत के ख़िलाफ़ जो काम किया है उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ा। बर्मा के अंदर भी देखिए कि रोहिंग्या के ऊपर किस तरह का जुल्म किया गया और वही जुल्म उन्हीं सेम मॉन्क्स के कहने के ऊपर, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स हैं उनके कहने पर किया गया। और आज हालात ये है कि वो फ़ौज वर्सेस बुद्धिस्ट जो है आमने सामने हैं और उसका दोनों देश जो है तबाही और बर्बादी के रास्ते पर हैं। इसी पस मंज़र में हम हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको भी ये कहना चाहते हैं कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ में यहाँ हुकूमत करने की कोशिश ना करे और यहाँ इंसाफ पसंद जो इस देश का कानून है, इस देश का प्रेम्बल है, जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से इस देश को चलाने की कोशिश करे ताकि इस देश के अंदर सब लोग आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ में और जो यहाँ की तहजीब है, जो गहवारी की तहजीब है उसके साथ में यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। श्रीलंका और बर्मा की इस वक्त आप बात कर रहे हैं, दोनों जगह पर नस्लकुशी की अपीलें की गई थी, उसके बाद में नरसंहार देखने को मिला था, बरमला तौर पर कत्ल किए जा रहे थे, वीडियोस वायरल हो रहे थे। हिंदुस्तान में फिलहाल धर्म संसद के नाम पर लगातार इस तरह की अपीलें की जा रही, चाहे मैं यति नरसिंहानंद की बात करूँ, साध्वी अन्नपूर्णा की बात करूँ। धर्म संसद में मुसलमानों की नस्लकुशी की अपीलें की जा रही है, हिंदुओं से ये अपील की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ये माहौल कुछ वैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? क्या यहाँ भी वो नरसंहार देखने को मिलेगा या क्या सीन हो सकता है? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि इस देश के अंदर भी श्रीलंका और बर्मा की जो चीज़ें हैं उनको दोहराने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्म संसद, क्या यहाँ मुमकिन है ऐसा? नहीं, मैं लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि हिमाचल प्रदेश में जो उन लोगों ने आह्वान किया
इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ जो कोर्ट मौजूद है, जो न्यायपालिका मौजूद है, उसने उसके ऊपर एक्शन लिया और इस बात के ऊपर रोक लगाई कि ऐसी धर्म संसद जो है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी। और उसका अगर धर्म संसद होती भी है तो उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास आना चाहिए कि उसमें कौन स्पीकर क्या बात कहेगा वहाँ पर। तो इस देश के अंदर अभी भी कोर्ट का जो सिस्टम है, जो जुडिशरी का सिस्टम है, बड़ा मजबूत है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट और जुडिशरी जो है इस पर अपनी बहुत महती भूमिका निभाएंगे और इस तरह के जो हालात यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हालात यहाँ पैदा नहीं होंगे। और अगर इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है कि आवाम बहुत समझदार है, वो बहुत देर तक इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और वो आवाम खुद हुक्मरानों को सबक सिखाने का काम करेगी। किस पर तवक्कल करते हुए ये बात कह रहे हैं आप? मैं अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए ये बात कह रहा हूँ और इस देश के जो हालात हैं, इस देश की जो अमन पसंद आवाम है, वो मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होने देगी। आज भी आप देखिए कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस देश में अमन पसंद लोग मौजूद हैं जो बार बार इस बात की अपील करते हैं कि इस देश में अमन और शांति बनी रहनी चाहिए, जिससे कि दोनों समुदायों का बल्कि सभी लोगों का बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा भी है। और यहाँ देखिए, अगर किसी भी कौम के ऊपर जुल्म होता है तो उसकी जो चोट है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है। अगर कहीं किसी दो लोगों का मर्डर हुआ है तो कहीं ना कहीं एक लोगों का भी मर्डर होगा उसके अंदर। ये दंगे फसाद के अंदर हम देखते हैं तो किसी का एक घर जल रहा तो उसके पास वाले का घर भी उसमें चपेट में आता है। करौली के अंदर अगर आपने देखा हो तो आपको मालूम है कि मुसलमानों के उन्होंने दुकानें जलाई, उसके साथ साथ हिंदुओं की भी दुकानें जल गई। बिल्कुल। तो ये इस देश का जो भाईचारा उसको जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि इस देश की अमन पसंद आवाम जो है उसको कामयाब नहीं होने देगी। तालीम की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप एक जिम्मेदार तंजीम में एक जिम्मेदार ओहदे पर इस वक्त फाइज है। तालीम के लिए हम लोग कितने जागरूक हैं, क्या कुछ हम कर रहे हैं और तालीम में हमारा मयार इस वक्त कितना है? देखिए, तालीम की अहमियत से कोई बाशऊर शख्स इनकार नहीं कर सकता। जी। कुरान मजीद में भी जो पहली आयत है वो इसी ताल्लुक से आई है, आपको मालूम है। जी। और कुरान ने आगे बढ़ के कहा कि हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। तालीम की सूरत हाल पहले के मुकाबले में तो बहुत बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जो ग्रेजुएशन के बाद में हमारा रेशो है वो अभी भी 3.5 से 4% का रेशो है। हमारी कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम बड़ी तादाद के अंदर ये जो ग्रेजुएशन 10th के बाद में हमारे जो बच्चे गायब हो रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या 12th के बाद में जो ग्रेजुएशन के अंदर हमारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ग्रेजुएशन करें और उसके बाद जो अदर्स एग्ज़ाम्स हैं, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं, जर्नलिज्म के हैं, सोशोलॉजी के हैं, उन एग्ज़ाम्स में अगर फ़ाइट कर करके अच्छी जगहों पर नहीं जाते हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की हालत जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो चेंज हो जाए। तो ज़रूरी है कि इन पोस्ट के ऊपर बहुत अच्छे और ईमानदार लोग आगे आएँ। भी बहुत सारी कोशिशें आपको मालूम है कि दिल्ली में, अलीगढ़ में, बेंगलोर में, केरला के अंदर इस तरह की बहुत कोशिशें जारी हैं कि बच्चों को फ्री के अंदर एजुकेट किया जा रहा है, उनको यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, उनको AIEEE की, नीट की, इंजीनियरिंग की तैयारियाँ करवाई जा रही हैं, जिससे कि वो उन एग्ज़ाम्स को फ़ाइट करें। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस अंधेरी सुबह से ज़रूर एक रोशन चिराग निकलेगा और ये जो हमारी हालत है वो इंशाल्लाह ज़रूर सुधरेगी। और मैं जो मेरी अपील और गुजारिश उन तमाम सरमाएदार हजरात से है कि वो कम से कम एक एक बच्चे को गोद लेने की शुरुआत करें, जिससे कि हमारे समाज के अंदर अगर 500 बच्चों को, 500 फैमिलीज़ अगर गोद लेती हैं तो मुझे लगता है कि 500 बच्चे हमारे बड़ी पोस्ट के ऊपर जाने लायक बन सकेंगे। क्योंकि एक बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि जो बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। जो कोचिंग की फ़ीस 1 लाख रुपए की लगती है और उसके बाद जो अमाउंट खर्च होता है वो बच्चों के पास नहीं हो पाता। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से है कि वो बच्चों को गोद लें और उसके बाद उनकी तरबियत करके इन जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके एग्ज़ाम्स उनको दिलाएं और उन पोस्ट के ऊपर हमारे बच्चे जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आने वाली नस्लों को भी पढ़ा सकेंगे और देश के हालात भी चेंज होंगे। महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरह के तमाम मुद्दे इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। बेरोज़गारी अपनी सीमा छू रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो जिसको हम आम आदमी कह सकते हैं वो लगातार महंगाई की परेशानी से जूझ रहा है। इस बीच हम टेलीविज़न पर लगातार देख रहे हैं मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और भारत। 150 नंबर पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो हिंदुस्तान को जो पायदान मिला है वो 150वां नंबर है। इन तमाम बातों के दरमियान क्या मंदिर मस्जिद को टेलीविज़न पर दिखाना ज़रूरी है या महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे ज़रूरी? असल बात यह कि जिन मसलों पर हमने यहाँ डिस्कशन किया उन सब मसलों को पैदा करने का और उनको लेकर के आने का वजह यही है कि इन सारी चीज़ों से पर्दापोश किया जाए, इनको पर्दे पर से पुष्ट डाल दिया जाए।
महंगाई इस वक्त आपको मालूम है कि यूएपीए की सरकार थी जब $140 बैरल पेट्रोल हमारे देश में आ रहा था और उस वक्त भी 77 रुपये के अंदर पेट्रोल दिया जा रहा था। आज 40 रुपीज़ के अंदर पर बैरल डॉलर मिल रहा है हमें और उसके बाद भी 118 रुपये के अंदर पेट्रोल दिया जा रहा है। तो ये पैसा जहाँ कहाँ आ रहा है इसकी भी कुछ जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो महंगाई बराबर आसमान के ऊपर जा रही है। बेरोज़गारी बहुत बड़ी तादाद के अंदर युवा, अभी आपने देखा कि जयपुर में कांस्टेबल की भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं। 19 लाख बच्चों ने उसको एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए जयपुर में आए वो लोग, और उसके बाद 5022 कुछ सीटें हैं उसके अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 360 सीटों के ऊपर एक बच्चा फ़ाइट कर रहा है। तो इस हालात के अंदर हम किधर जा रहे हैं? तो अगर देश का युवा अगर बेरोज़गार होगा तो यकीनन वो खाली दिमाग, जिसके लिए कहा जाता है कि वो शैतान का घर होता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं, वो कुछ दंगा फसाद की तरफ बढ़ता है, और जो तामीरी उसको काम करने चाहिए उन तामीरी कामों से हट करके वो दूसरी चीज़ों में लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से, जब महंगाई की बात करें, हम बेरोज़गारी की बात करें या इस देश के माहौल की बात करें, तो इन सब चीज़ों से साइड में डाल करके ये चीज़ें पैदा की जाती हैं, जाके एक बड़ी आबादी का, एक बड़ी आवाम का ध्यान को जो है डाइवर्ट कर दिया जाए। हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए जो हुकूमत मौजूद है वही इसकी जिम्मेदार है कि अगर वो चाहे तो इस देश को अमन का गहवारा भी बना सकती है, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म कर सकती है, महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, और वो चाहे तो इसके बरक्स भी कर सकती है, जैसा कि श्रीलंका और बर्मा में हमने देखा। पिछले 2 महीनों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक मरतबा। हिजाब आया, हिजाब के बाद अजान, हलाल गोश्त, नमाज के बाद तमाम तरह के मुद्दे आ गए। ये मंदिर था या मस्जिद थी, इसको तोड़ा जाए, इस पर जांच की जाए, ताजमहल, कुतुब मीनार। लगातार 2 महीने से अमन सुकून का माहौल बचा नहीं, मुल्क की फ़िज़ा बुरी तरह से ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। यही वक्त क्यों तयन किया गया? इससे पहले भी तो भाजपा की सरकार थी, हुकूमत में यही लोग बैठे थे, आखिर यही वक्त क्यों? देखिए, ये पार्टी है जो मौजूदा सरकार है, वो एक ख़ास एजेंडे के साथ में इस देश में मौजूद है, और आपको मालूम है कि इनकी पसे पुष्ट में जो तंजीम है उसका एजेंडा आज से 100-125 साल से यही एजेंडा इस देश के अंदर वो लागू करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको पूरे बहुमत के साथ में जब मौका मिला है तो ये पूरी शिद्दत के साथ में उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। चाहे वो इस तरह का, मतलब ये लगता है कि पूरा एक स्क्रिप्टेड बनाया हुआ है कि अब हमें इस महीने ये चीज़ लेकर के आनी है, अभी अजान का मामला लेके आना, अभी 370 का मामला आएगा, उसके बाद में कुछ बुलडोज़र वाली स्कीम आएगी। आप देखिए कि जो बोरिस जॉनसन इस देश के अंदर आए थे उनको गुजरात ले जाया गया और बुलडोज़र के ऊपर ही उनको फिल्माया, उनको उसकी सवारी कराई गई, उसके ऊपर फ़ोटो लिए गए। आपको मालूम है कि कितना ज़बरदस्त अपोज इंग्लैंड में उनकी संसद के अंदर इसके ऊपर हुआ कि जब देश के अंदर बुलडोज़र से मासूम ये और गरीब लोगों के घरों को तबाह किया जा रहा था, उस वक्त आप उसके ऊपर बैठ करके तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बराबर जानबूझ करके लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे पब्लिक का ध्यान भटकाया जा सके। क्योंकि अगर वो मुद्दे जो अभी महंगाई की हमने बात की, बेरोज़गारी की बात की, इस देश में अमन सुकून की हमने बात की, तो अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी तो आवाम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। अपोजिशन में जो लोग, अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगी। लेकिन अब ये चीज़ें ला करके ये है कि वो ऐसा अफीम पिलाया जा रहा है नेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पर, मतलब धर्म और राष्ट्रवाद के नाम का ऐसा अफीम और नशा पिलाया जा रहा है पब्लिक को कि वो इसके आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं होती। और हमारा मानना ये है कि सब स्क्रिप्टेड है और पहले से इसकी फ़िल्म तैयार की जा चुकी है ताकि इनको वक्त ब वक्त इनको रिलीज़ किया जा सके। जैसे फ़िल्म के अंदर एपिसोड रिलीज़ होते हैं जो आजकल OTT के ऊपर जो चल रहे हैं, उसी तरह से इसको फिल्माए जाने की कोशिश की जा रही है। दंगे हुए सर, करौली की बात कर लूँ, जोधपुर, भीलवाड़ा, इसी तरह मुल्क भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तारीख़ों में तारीखें थी कि ईद का दिन है तो दंगे हुए, हनुमान जयंती है तो दंगे हुए, रामनवमी की यात्रा निकल रही है तो दंगे हुए। क्या त्योहारों पर दंगे होना शुभ अवसर है या अच्छी कोई घड़ी है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम करौली के अंदर भी जा कर के आए और यहाँ DGP साहब से भी कई बार हमने बात की। प्रॉब्लम ये आ रही है, मसला ये है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो खाली बैठा दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। हमारे यूथ को अभी बेरोज़गार है, उसको कुछ काम चाहिए, उसके पास रोज़गार नहीं है। तो जब इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालने की कोशिश की जाती है तो, और
सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुसलमानों के इलाकों से निकालने की कोशिश की जाती है। करौली के अंदर अगर आप जाकर के उस इलाके को देखेंगे तो बहुत कंजेस्टेड इलाका है वो मुस्लिम का, जिसके अंदर से इस रैली को निकालने की कोशिश की गई और वहाँ इस तरह के नारे लगाए गए। वो आपको मालूम है कि किस तरह के बेहुदा और बेशरम नारे वहाँ लगाए गए। तो किसी को भी इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत आसान ये रास्ता है कि आप इस तरह की चीज़ें करें और फिर वो वहाँ माहौल इस तरह का क्रिएट हो और वहाँ फिर वो दंगा भड़क सके। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इसका फ़ायदा अपने चुनाव के अंदर उठाना चाहती हैं। आपको मालूम है कि इससे फिर पोलराइजेशन होता है और एक ख़ास तबका एक ख़ास पार्टी की तरफ बढ़ता है और उसके वोट बैंक में इजाफा होता है। तो अगर प्रशासन अगर चाहता, पुलिस अगर चाहती, तो ये नामुमकिन है कि इस तरह के दंगे किसी भी हालत में हो जाएं। हर्ष मंदर साहब जो रिटायर्ड कलेक्टर हैं गुजरात से, आपको मालूम है, बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने 92 के अंदर एक बात कही थी कि अगर पुलिस और सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर चाहे तो ये दंगे किसी हालत में भी नहीं हो सकते, क्योंकि हर 500 मीटर के ऊपर एक पुलिस स्टेशन मौजूद है। तो पुलिस के पास इतना पावर होता है कि उन दंगों को कंट्रोल कर सके। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारी इस पुलिस फोर्सेस के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो ख़ास पार्टी से बाइस्ड हैं और वो इन तरह की चीज़ों को ढील देते हैं। ये पुलिस के सामने ही सब कुछ वहाँ हुआ। करौली के अंदर भी अगर आप देखें तो सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। पुलिस चाहती तो उसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने ऐसा नहीं किया। कुछ पुलिस थी जिन्होंने आग में जो बच्चे और फैमिली जल रही थी उनको निकालने की भी कोशिश की, और दूसरी तरफ पुलिस का चेहरा ये भी है कि उसने इस तरह की चीज़ों को ढील दी, जिससे कि ये मामला बढ़ता चला गया और इतनी बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 70 से ज़्यादा दुकानें वहाँ जला दी गई। जोधपुर के अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ भी सिर्फ एक झंडा लगाने की बात के ऊपर ये मैं मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये झंडा जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के हमारे जो भाई हैं उन्होंने वो झंडा लगाया था और उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ ये चलाई गई कि पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ माहौल इस तरह का बना और वो रात को इस तरह का तूफान पैदा हुआ और वो सुबह ईद की नमाज के बाद में भी वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो गया। इन दोनों झंडों में अब इसको आप बदकिस्मती कहिए या किस्मत के साथ कहिए कि दोनों का कलर हरा है, दोनों का ग्रीन कलर है, उसमें भी ग्रीन कलर है, इसमें भी ग्रीन कलर है। लेकिन वो पाकिस्तान का झंडा यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाशऊर शख्स इस पाकिस्तान के झंडे को लगाने की हिमाकत करेगा। वो उन्होंने झंडा लगाया उसको ग्रीन कलर को और उसको ये चला दिया गया कि वो पाकिस्तान का झंडा है। सितारे की जो पोजीशन है वो अलग है। जी, चांद सितारे की पोजीशन अलग है, बाकी कलर वो ग्रीन ही है, लेकिन वो इतनी डिटेल में कोई जाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट जो है बराबर हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा इस वक्त काफ़ी अहम सवाल है। लगातार मीटिंगें हो रही है, तमाम तंजीमें इजलासात इनेकाद कर रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, बड़े आलिमों को बुलाया जा रहा है, तमाम मिल्ली लोग मिलकर ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिगड़ती मुल्क की फ़िज़ा जो हम देख रहे हैं इस वक्त, क्या हिकमत अमली हमें बनानी चाहिए। हिकमत अमली भी बन जाती है, उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ जो अपने बिरादरान वतन की जो तादाद मौजूद है वो बहुत बड़ी मेजोरिटी के अंदर है जी। हमें उनके साथ में डायलॉग करना चाहिए जी। बिना डायलॉग के किसी भी हालत में इस देश की जो तकदीर है वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी तादाद ये जो है वो समझती है कि मुसलमान जो है पता नहीं कैसे एक घेटों के अंदर रहते हैं और ये हमारे बारे में कुछ मिसकंसेप्शन भी रखते हैं। सपोज काफिर की बात करें, गलता पीठ के महंत साहब के पास हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि आपकी कमज़ोरी ये है कि आप लोग हमसे डायलॉग नहीं करते, आप बातचीत नहीं करते। हम काफिर के बारे में समझते हैं कि गाली है ये, जबकि काफिर का हमने जब मतलब उनको बताते हैं तो काफिर का मतलब कुछ और ही निकल करके आता है। हाँ, छुपाने वाला जो है, या जो किसान अपनी बीज को डाल कर रखता है उसको भी काफिर कहा जाता है। तो बदकिस्मती से ये चीज़ें हमने यहाँ इस देश के लोगों को बताई नहीं। इस्लाम जो फैला है आपको मालूम है, चाहे इंडोनेशिया मलेशिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला, वो इन्हीं डायलॉग, उनके अखलाक और उनकी जो बातचीत थी, उनका जो लहजा था, उनकी जो तरबियत थी, उसी वजह से इस्लाम इस देश के अंदर भी स्प्रेड हुआ और इतनी बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग कन्वर्ट हुए वो सिर्फ मुसलमानों को देख करके कन्वर्ट हुए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपना जो इस्लामी जो करैक्टर है उसको इस देश के लोगों के सामने पेश करें, कुरान मजीद की जो तालीम है उसको देश के लोगों के सामने लेकर के आएँ, अल्लाह के रसूल की जो
इंसानियत की जो तालीम है, खिदमत खल की जो तालीमात हैं, या जो आपकी पूरी इस इंसानियत के लिए आपको जो मसीहा बना के भेजा गया, उसकी जो तालीमात हैं, उस देश के लोगों के सामने पेश करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब डायलॉग्स होंगे, लोगों के बीच में गलतफहमी दूर होगी। इस देश के अंदर तकरीबन 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर वो चाहें, अगर एक एक मुसलमान इस बात की जिम्मेदारी ले कि वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त को अपने बारे में और इस्लाम के बारे में सही प्रेजेंटेशन देगा, सही बात बताएगा कि मुसलमान इस तरह के होते हैं, इस्लाम जो मज़हब है वो इस तरह का है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसको समझेगी। हम लोग भी कोशिश करते हैं, बराबर इस तरह के इजलास बुलाते हैं। अभी भी इफ्तार पार्टी के अंदर हमने अलग अलग मज़हब के जो लोग हैं उनको बुलाया था। उनको बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आपने हमें याद किया और हमें अपना भाई समझा। और इस तरह की जो महफिलें होती हैं, इस तरह के जो इजलासात हैं, उसके अंदर जो है वो प्यार और मोहब्बत की जो फ़िज़ा है वो परवान चढ़ती है, जिससे कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि डायलॉग्स जो हैं मुसलमानों को बड़ी तादाद के ऊपर अपने बिरादरान वतन के साथ में करना चाहिए, बिल्कुल सही। जिससे कि गलत फहमी दूर हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो तमाम सवालात जो हमारे नाजरीन के थे, जो हमारे ज़ाती सवालात थे, हमने आपके सामने रखे। बड़ी खूबसूरती से आपने तमाम सवालात को जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। तस्नीम टीवी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तस्नीम टीवी की आज की ये ख़ास किस्त मुलाकात का ये एपिसोड यहीं इख्तिताम पजीर होता है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान रहीम अहमद ख़ान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।